नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। आज हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट की बात करते हैं। यह सीट उत्तराखंड की बहुत ही खास सीट है। यहां से भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मित्र यतीश्वर आनंद चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की ओर से कई दावेदार है। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि इस सीट से हरीश रावत को बड़ी मोहब्बत है और उनकी बेटी अनुपमा यहां से टिकट मांग रही है। इस सीट के समीकरणों पर बात करने से पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, यह भाजपा की उन कुछ सीटों में से एक है जिस पर भाजपा खुलेआम दो खेमों में बटी हुई है। नंबर 2, इस सीट के बारे में कुछ भी सोचने से पहले याद कर लेना चाहिए कि स्वामी यतीश्वरानंद और मदन कौशिक में बिल्कुल नहीं बनती है, भले ही वो अब कह रहे हो कि हमारे मन में कोई मेल नहीं है। नंबर 3, हरीश रावत के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी यहां पर पूरा जोर लगाए हुए है, क्योंकि यह सीट प्रदेश की उन कुछ सीटों में से एक है जिस पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है। लेकिन ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि केवल तस्वीर इतनी भर नहीं है। स्वामी यतीश्वरानंद यहां से 2 बार के विधायक है और प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री है। इसके अलावा भी कई समीकरण हैं जो उनके पक्ष में सीधे सीधे जाते हैं। इन पर बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इस सीट के बारे में जान लेते हैं। यह सीट हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2008 में हुए परिसीमन आदेश के बाद यह सीट बनी है। 2012 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का वोट प्रतिशत 32.4% था, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 27.41% और बसपा का वोट शेयर 24.67% था। लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है कि 2017 के चुनाव में यहां पर भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 46.8% हो गया, कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा और 33.5% हो गया और बसपा का वोट शेयर गिरकर 18.84% हो गया। अब तक की बातों से 2 बातें साफ है। नंबर 1, यहां पर भाजपा को काफी बढ़त मिली, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरा नहीं, बढ़ा ही है और बसपा का वोट दोनों पार्टियों में बटा है। एक बात और जान ले, पिछले चुनाव में यतीश्वर आनंद ने हरीश रावत को हराया था। यतीश्वर आनंद को 44,964 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के हरीश रावत को 32,686 वोट मिले थे। यह रहा इस सीट का गणित। और अब सीधे प्रमुख बात पर आते हैं। यहां पर यतीश्वर आनंद के पक्ष में क्या क्या जाता है और विपक्ष में क्या क्या जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले पक्ष की बात करें तो नंबर 1, धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यतीश्वर आनंद का कद बढ़ा है। त्रिवेंद्र सरकार की खेमेबंदी में वो फिट नहीं होते थे। इसको इससे समझा जा सकता है कि हरीश रावत को 12,227 वोट से हराने के बाद भी उनको त्रिवेंद्र रावत के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। लेकिन अब उनके खेमे की सत्ता है, इसीलिए वो ताकतवर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वो बहुत करीबियों में से एक है। यह एक टीम है जिसमें पुष्कर सिंह धामी, यतीश्वर आनंद, राजेश शुक्ला और संजय गुप्ता आते हैं। आपको याद होगा, जिस दिन पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई थी, उस दिन पुष्कर सिंह धामी और यतीश्वर आनंद एक ही कार से पहुंचे थे। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि अपने गृह जनपद ऊधम सिंह नगर का प्रभारी धामी ने यतीश्वर आनंद को बनाया हुआ है। मंच पर दोनों हमेशा साथ साथ दिखते हैं। यह एक सच्चाई है जिसको सभी जानते हैं। नंबर 3, यतीश्वरानंद को स्वामी रामदेव का करीबी माना जाता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सीट पर स्वामी रामदेव का असर नहीं है। नंबर 4, भाजपा में उनका विरोधी खेमा यानी मदन कौशिक अभी बैक फुट पर है। बैक फुट पर क्या कहिए, यह कह सकते हैं कि चित है। आपको याद होगा, खबर तो यहां तक चल गई थी कि मदन कौशिक का प्रदेश अध्यक्ष पद खतरे में है। और याद कर लीजिए, एक चिट्ठी जारी हो गई थी, मीडिया में आ गई थी, वायरल हो गई थी, जिसमें विधायक विनोद चमोली को नया अध्यक्ष दर्शाया गया था, जिस पर भाजपा की ओर से सफाई आई थी कि यह पत्र फर्जी है और इसकी जांच कराई जाएगी। अब यह तो भाजपा ही जाने कि उसकी जांच हुई या नहीं हुई, पार्टी ने कराई कि नहीं कराई। लेकिन यह सच है कि मीडिया में इसकी जांच और जांच रिपोर्ट से संबंधित कोई खबर नहीं आई है। राजनीति में हर घटना के मायने होते हैं, यह ध्यान में रखना जरूरी है। अब अगर उनके विपक्ष की बात करें, विपक्ष में जाने वाली बातों की बात करें, तो नंबर 1, मदन कौशिक और यतीश्वर आनंद कह रहे हैं कि अब कोई बैर नहीं है। लेकिन आप गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंध सभा के विवाद को याद कर लीजिए। यह मामला इतना आगे बढ़ गया था कि यतीश्वर आनंद ने मदन कौशिक के खिलाफ धरना दिया था।
मैं इस घटना को इसलिए याद कर रहा हूं और इसलिए आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये मामला इतना बड़ा और इतना बढ़ा हुआ है कि इसको कहा जा रहा है कि अभी शांत हो गया, लेकिन ये शांत नहीं है। नंबर 2, यहां पर हरीश रावत बहुत ज्यादा एक्टिव है और उनका इस सीट पर प्रभाव भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, इस सीट पर मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है और अगर वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बटे नहीं तो यतीश्वरानंद के लिए चिंता की बात हो सकती है। इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन अंत में मैं निष्कर्ष की बात करूं तो एक समीकरण बन रहा है इस सीट पर जिसको लेकर हरीश रावत बहुत ज्यादा चिंतित है और वो यह है आम आदमी पार्टी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं और हरीश रावत कह चुके हैं कि यह पार्टी हमें यहां पर हराने आई है। यह पार्टी उत्तराखंड में वोट कटवा पार्टी है, इसीलिए अगर भाजपा के विरोध का वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बट जाता है तो यतीश्वरानंद की 5 उंगलियां घी में होंगी। और यह मत भूलिए कि इस सीट पर बसपा का अपना असर है। मोदी की लहर में भी बसपा का यहां वोट बैंक रहा है। बसपा ने यहां पर काम शुरू कर दिया है और वो तीसरे नंबर पर रही थी पिछले चुनाव में। इसीलिए हरिद्वार ग्रामीण सीट पर इस बार त्रिकोण नहीं चतुष्कोणीय मुकाबला होने वाला है। और आप राजनीति के पंडितों से जाकर पूछ लीजिए, जब भी त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला कहीं पर भी होता है भाजपा को बड़ा लाभ मिलता है। यह भाजपा की राजनीति का एक सच है। अब देखना है कि यतीश्वरानंद की किस्मत उनको हरिद्वार ग्रामीण सीट से तीसरी बार विधायक बनाती है या नहीं बनाती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।